हेलो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आने वाले टॉपिक मुगल कालीन स्थापत्य के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। मुगल महान स्थापत्य निर्माता थे। उन्होंने विभिन्न शैलियों का प्रयोग करके उत्कृष्ट कोट की इमारतें निर्मित की। मुगलों ने ईरानी तथा मध्य एशियाई शैलियों का प्रयोग करके अपनी इमारतों को भव्यता प्रदान की तथा भारतीय स्थापत्य शैली के तत्वों का प्रयोग करके अलंकरण के लिए किया गया। मुगलों ने अनेक बगीचे लगवाए। मुगल इमारतें प्रायः बगीचों में तथा चबूतरे के ऊपर बनी होती थीं। फव्वारों तथा प्रवाहमान जल का उपयोग भी मुगल शैली की विशेषता है। मुगल शासकों में उत्कृष्ट सौंदर्य बोध तथा अकबर ने देश में विद्यमान उत्तम स्थापत्य परंपराओं को प्रोत्साहन देकर इमारतों की सुंदरता तथा प्रभावशीलता में वृद्धि की। अकबर काल से ही मुगल स्थापत्य का वास्तविक प्रारंभ माना जा सकता है। मुगलों ने प्रारंभ में बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया तथा इमारतों को दृढ़ता एवं भव्यता प्रदान की। यहाँ पर मुगल शैली की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। व्यापक पैमाने पर निर्माण हुआ। इस समय लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग तथा कालांतर में संगमरमर का प्रयोग किया गया। ईरानी तथा भारतीय शैलियों का समावेशन भी इसी काल में हुआ। ऊंचे चबूतरों पर तथा बगीचों के बीच मकबरों का निर्माण होता था। जलधारा, फव्वारों आदि का सुंदर मिश्रण भी देखने को मिलता है मुगल काल की स्थापत्य सभ्यता में। कालांतर में मुगलों ने संगमरमर का व्यापक प्रयोग किया। मुगलों ने संगमरमर में रत्नों की जड़ाई की शैली अपनाकर इमारतों को अद्वितीय सौंदर्य प्रदान किया। शाहजहां काल में मुगल स्थापत्य अपने चरम पर पहुंच गया। मुगल चित्रकला के विषय में समझेंगे। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं द्वारा फारस में डाली गई। जब वो भारत आया तो उसके साथ मीर सैयद अली तबरीजी तथा ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी नामक चित्रकार भी भारत आए। इन दोनों को मुगल शैली का संस्थापक माना जाता है। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। अब्दुस समद के बनाए कुछ चित्र जहांगीर की गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। दास्ताने अमीर हमजा हमजनामा में फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के कारनामों पर आधारित चित्र है, जो लगभग लिनेन पर निर्मित है। इसमें चटकीले रंगों से चित्रित लगभग 1375 चित्र हैं। इनका निर्माण मीर सैयद अली तथा अब्दुस समद के निर्देशन में लगभग 50 योग्य चित्रकारों ने किया। इसको कजवीनी नफाइस उल मासिर में कजवीनी ने हुमायूं के मस्तिष्क की उपज माना है, परंतु शाहनवाज खां तथा बदायूनी इसको अकबर की प्रेरणा से निर्मित बताते हैं। अकबर चित्रकला का शौकीन था। अबुल फजल के अनुसार अकबर का कहना था, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। अकबर ने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया जिसमें मीर सैयद अली, अब्दुस समद, दसवंत, फर्रुख बेग, जमरोद, बसावन, मिस्किन जैसे अनेक योग्य चित्रकार थे। इनमें दसवंत प्रमुख था। दसवंत के चित्र रज्मनामा में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त तूतीनामा तथा खानदान ए तैमूरिया भी उसी की रचना माने जाते हैं। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था तथा इसने 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। बसावन की प्रमुख कृति कृषकाय घोड़े के साथ मजनू की आकृति थी। यह व्यंग्य चित्र शैली का विशेषज्ञ था। इसके चित्र रमजनामा, बाबरनामा, अनवर ए सुहैली आदि में मिलते हैं। अब्दुस समद को अकबर ने टकसाल का प्रमुख बना दिया था। मिस्किन यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ था। अकबर काल में हमजनामा के अतिरिक्त रमजनामा यानी महाभारत, वाक़यात ए बाबरी, अनवार ए सुहेली, तारीख ए रसीदी, रामायण आदि ग्रंथों के चित्र बनवाए। रमजनामा को मुगल चित्रकारी के इतिहास में मील का पत्थर कहा गया है। रूप चित्र बनाने की कला भी अकबर के काल में प्रारंभ हुई, परंतु इसे जहांगीर के काल में पूर्णता प्राप्त हुई। अकबर के काल में भित्ति चित्र की शुरुआत हुई। अकबर के दरबार में 17 प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर जब शहजादा था तभी उसने हेरात के चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला स्थापित की। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। जहांगीर न केवल चित्रकला का शौकीन था अपितु स्वयं उच्च कोटि का चित्रकार भी था। आका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, बिशन दास, मनोहर, माधव, तुलसी आदि उसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर काल के अन्य प्रमुख चित्रकार थे
अबुल हसन, इसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी तथा तुजुके जहांगीरी में इसकी प्रशंसा भी की है। इसको व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी। इसके बनाए जहांगीर के चित्रों को तुजुके जहांगीरी के मुख्य चित्र के रूप में प्रयोग किया गया। इसकी बनाई प्रसिद्ध कृति चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का चित्र है। मंसूर यह प्राकृतिक दृश्यों तथा पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था। इसे जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। इसके बनाए महत्वपूर्ण चित्र साइबेरिया की एक बिरला सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प तथा लाल फूलों की बहार आदि इसके बनाए गए प्रमुख चित्र हैं। बिसनदास यह मानवाकृति अथवा छवि चित्र बनाने में माहिर था। इसको जहांगीर ने फारस के शाह अब्बास तथा दरबारियों आदि के चित्र बनाकर लाने को कहा था। दौलत ने सभी चित्रकारों के छवि चित्र बनाए थे। मनोहर भी छवि चित्र बनाता था। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। जहांगीर काल में विविध प्रकार के चित्र बनाए गए, जैसे प्रकृति, पशु पक्षी, त्योहार, आखेट आदि के चित्र। अंतिम समय में जब जहांगीर बीमार पड़ गया तब उसके अत्यंत भव्य लघु चित्र बनाए गए ताकि उसके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। ये चित्र मुख्यतः अबुल हसन तथा हसीम ने बनाए थे। शाहजहां ने भी चित्रकला को प्रोत्साहित किया। यद्यपि उसके काल में चित्रों में स्वाभाविकता का स्थान बनावट एवं तड़क भड़क ने ले लिया। इस काल में चित्रों में सोने तथा कीमती पत्थरों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा। साथ ही इस काल में बॉर्डर पेंटिंग, किनारों पर चित्रकारी का विकास हुआ। शाहजहां ने अपने प्रभा मंडल को दर्शाने वाले चित्र बनवाए, जिनमें दो दैवीय संरक्षण में हों अथवा मयूर सिंहासन पर आसीन हो या अपने घोड़े की सवारी कर रहा हो। इन चित्रों में शाहजहां के सिर के पीछे प्रकाश पुंज चित्रित किए गए हैं। शाहजहां काल का प्रमुख चित्रकार फकीरुल्लाह मीर हासिम अनूप थे। औरंगजेब ने चित्रकला को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। उसने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे के चित्रों पर चूना पुतवा दिया तथा बीजापुर के सूर महल के चित्रों को नष्ट करवा दिया। मुगल चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव पड़ा, विशेषकर रंग प्रतिरूपण, गहराई तथा सही दृश्य विधान के क्षेत्रों में। साथ ही यूरोप से परिप्रेक्षण सिद्धांत अपनाया गया, जिसके अंतर्गत दूर की वस्तुओं को छोटा दिखाया गया। यद्यपि भारतीय परिप्रेक्षण कला में पूरी तरह सिद्ध हस्त नहीं हो पाए। अब हम देखेंगे चित्रकला की स्थानीय शैलियों के विषय में। मुगल काल में चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों का भी विकास हुआ, विशेषकर जब औरंगजेब काल में चित्रकारों को मुगल दरबार का संरक्षण मिलना बंद हो गया तो क्षेत्रीय शैलियां पुष्पित पल्लवित हुईं, जिनमें पहाड़ी एवं राजपूत शैलियां उल्लेखनीय हैं। राजपूत शैली, इसे राजस्थान शैली भी कहा जाता है, यह 15वीं शैली के आसपास विकसित हुई। यद्यपि इसका प्रसार बुंदेलखंड, कन्नौज, मगध एवं काठियावाड़ तक था, तथापि इसका केंद्र राजस्थान था। इस शैली के चित्रों से विभिन्न शैलियों का जन्म हुआ, जैसे आमेर शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली आदि। पहाड़ी शैली भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित चित्रकला की शैली अपनी विशिष्टता लिए हुए थी। प्राचीन भारतीय चित्रकला यहाँ संशोधित एवं विकसित रूप में दिखाई देती है। पहाड़ी शैली के अंतर्गत कई स्थानीय शैलियाँ विकसित हुईं, जिनमें कांगड़ा शैली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कांगड़ा शैली के स्त्री चित्र अत्यंत आकर्षक हैं। इसके अतिरिक्त चंबा शैली, जम्मू शैली, गढ़वाल शैली आदि प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। जौनपुर एवं मांडू चित्रकला के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जहां कागज पर कल्पसूत्र की पांडुलिपि चित्रित की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से जौनपुर एवं मांडू चित्रकला के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जहां कागज पर कल्पसूत्र की पांडुलिपि चित्रित की गई थी। दक्कन शैली का विस्तार दक्कनी रियासतों अहमदनगर तथा गोलकुंडा तक था। यद्यपि बीजापुर इसका मुख्य केंद्र था तथा अली आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने इसको सराहनीय संरक्षण दिया। इस शैली में रागमाला का चित्रांकन भी हुआ है। यहाँ पर हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें बाबर द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख इमारतें हैं। काबुली मस्जिद पानीपत के मैदान में है। 1528 से 1529 ईस्वी में निर्मित ईंटों से बनी पहली मस्जिद थी काबुली मस्जिद। संभल मस्जिद ये संभल में है। 1528-29 ईस्वी में इसका भी निर्माण हुआ।
और अयोध्या मस्जिद अयोध्या में मीर बकी मीर ने बनवाई थी। बाबर द्वारा निर्मित ये इमारतें थीं। हुमायूं द्वारा निर्मित इमारतें हैं। आगरा की मस्जिद आगरा में, दीन पनाह नगर दिल्ली में 1533 ईस्वी में निर्मित हुई। दीन पनाह नगर, इसे 5वीं दिल्ली भी कहा जाता है। फतेहाबाद मस्जिद, ये फतेहाबाद में स्थित है। और अकबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानू बेगम यानी हाजी बेगम ने 1564 ईस्वी में प्रारंभ करवाया। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इसका शिल्पकार मिर्जा गयास था। दोहरे गुंबद पद्धति वाला यह पहला मकबरा था। कौन सा? हुमायूं का मकबरा। आगरे का किला, दिल्ली द्वार व अमर सिंह द्वार। ये आगरा में है। और आगरा 1565 ईस्वी में प्रारंभ। अधिकांशतः लाल पत्थरों से निर्मित, कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। जहां आरा ने इसके भीतर एक सार्वजनिक मस्जिद भी बनवाई। आगरे के किले में जहांगीरी महल, ये आगरा में है। ग्वालियर के शासक मानसिंह के महल मान मंदिर की नकल पर बनाया गया था। कौन सा महल? जहांगीरी महल। अगला है अकबरी महल, ये भी आगरा में स्थित है। गुंबदों का प्रयोग नहीं हुआ है। शहजादा सलीम के लिए ये बनाया गया था अकबरी महल। लाहौर का किला, ये लाहौर में स्थित है। लाल पत्थर से बना है। आगरा के किले के निर्माण के समय ही ये भी बनाया गया था। इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में स्थित है। अब प्रयागराज में फतेहपुर सीकरी में ही है। यहाँ अकबर ने अपनी राजधानी 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद बनवानी प्रारंभ की। 1585 ईस्वी में निर्माण पूर्ण हुआ। इसमें अनेक महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई गईं जो मुख्यतः लाल पत्थर की बनी हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय किया गया है। अगला है दीवाने आम, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ अकबर अपना दरबार करता था या दरबार लगाता था। दीवाने आम में दीवाने खास, ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके शीर्ष पर जैन शैली का एक चबूतरा बना हुआ है। यहाँ बने सिंहासन के स्तंभ में हिंदू एवं बौद्ध शैली की झलक मिलती है। अगला है पंचमहल, फतेहपुर सीकरी में है। इसे हवा महल भी कहते थे। इसकी प्रेरणा बहुमंजिले बौद्ध विहारों से ली गई थी। तुर्की सुल्ताना का महल, फतेहपुर सीकरी, इसे पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। किसको? तुर्की सुल्ताना का महल को। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा भवन है ये। इसके निर्माण में भारतीय शैली के कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। इसके अलंकरण दक्षिण भारतीय मंदिरों से भी प्रभावित हैं। इसमें पूजा कक्ष है तथा इस पर व्यापक रूप से गुजराती शैली का प्रभाव भी मिलता है। अगला है मरियम का महल, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ स्तंभों पर मौजूद चित्रों के कारण इसे अकबर का रंगीन महल या चित्रालय भी कहा जाता था। फारसी कला का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है। अगला है खास महल, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी ऊपरी मंजिल पर झरोखा दर्शन स्थित है, जहाँ से बादशाह प्रातः अपनी प्रजा को दर्शन देता था। अगला है बीरबल का महल, फतेहपुर सीकरी में है। इसमें हिंदू शैली से प्रेरित कोष्ठक बने हैं। इसके भीतरी तथा बाहरी भागों को अलंकृत करने का प्रयास किया गया है, जो इसकी विशेषता प्रकट करते हैं। जामा मस्जिद, ये फतेहपुर सीकरी में है। यह यहाँ की सबसे शानदार इमारत है। इसे रोमांस इन द स्टोन कहा गया है। अकबर ने अपने दीन इलाही की घोषणा यहीं से की थी। दीन इलाही धर्म की घोषणा अकबर ने यहीं से की थी। कहाँ से? जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी से। शेख सलीम चिश्ती की मजार, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। यह जामा मस्जिद के अंदर स्थित है तथा नक्काशी वाले पर्दों से घिरा है। शाहजहां ने इसके बाहर संगमरमर का बरामदा भी बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। बुलंद दरवाज़ा, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। यह जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार है। यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। इसका निर्माण सन 1573 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में याद में प्रारंभ हुआ। यह अर्ध गुंबद युक्त दरवाज़ा है जो ईरानी शैली में बना हुआ है तथा बाद में मुगल इमारतों की विशेषता ये बन गया। भूमि से 176 फीट ऊंचे और पहले चबूतरे से 134 फीट ऊंचाई वाला बुलंद दरवाज़ा विशाल और सुंदर इमारत है। इस्लाम खां का मकबरा, ये भी अकबर के द्वारा बनवाया गया, फतेहपुर सीकरी में। 9 महला, फतेहपुर सीकरी में, ये भी अकबर के द्वारा। यह 9 मंजिला इमारत है जिसे अकरम खां ने बनवाया था।
स्मिथ कहते हैं, फतेहपुर सीकरी के समान ना तो उससे पहले ही कुछ बन सका और न उसके बाद कुछ बनना संभव है। जहांगीर द्वारा निर्मित इमारतें देखेंगे। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में बना हुआ है। जहांगीर के समय बगीचे के मध्य बना इस 5 मंजिला मकबरे का दक्षिण की तरफ प्रवेश द्वार है। चारों कोनों पर संगमरमर के 4 गुंबद हैं। यह बिना गुंबद का अनूठा मकबरा है। इसका निर्माण अकबर ने प्रारंभ करवाया था, परंतु इसे पूर्ण जहांगीर ने किया। इस पर बौद्ध प्रभाव भी झलकता है। अगला है एतमादुद्दौला का मकबरा। ये भी आगरा में स्थित है। ये नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला की स्मृति में 1626 ईस्वी में बनवाया था। पूर्णतः संगमरमर की बनी यह पहली मुगल इमारत है। यहाँ पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है। कौन सी शैली? पित्रादुरा शैली। इम्पॉर्टेंट है कि इस मकबरे में, एतमादुद्दौला के मकबरे में पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। यह नूरजहां ने बनवाया था। यह जहांगीर द्वारा निर्मित दिलकुशा बाग लाहौर में स्थित है। अगला है शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतें। ताजमहल आगरा। ये शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में बनवाया। इसका निर्माण 1633 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1655 ईस्वी में इसे पूर्णता प्राप्त हुई। ये पूर्ण हुआ कब? 1655 ईस्वी में। इसका मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे नादिर उल असगर की उपाधि दी गई थी। इसका मुख्य मिस्त्री फारस का निवासी मोहम्मद ईसा खां था। हावेलन ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहता है। हावेलन ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। दीवाने आम, ये भी शाहजहां द्वारा निर्मित एक इमारत है जो कि आगरा में स्थित है। अकबर द्वारा आगरा के किले में बनवाए गए दीवाने आम को तुड़वाकर उसका संगमरमर से पुनः निर्माण करवाया गया। यह आगरा के किले में संगमरमर द्वारा निर्मित पहला भवन है। मोती मस्जिद ये आगरा में है। इसका निर्माण जहां आरा के सम्मान में आगरा के किले में किया गया। मोती मस्जिद का निर्माण जहां आरा के सम्मान में आगरा के किले में किया गया। ये शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद है। एक मोती मस्जिद औरंगजेब के समय भी बनी थी, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, वो दिल्ली में स्थित है। नगीना मस्जिद आगरा में है। आगरा के किले में स्थित यह मस्जिद संगमरमर द्वारा निर्मित है। नगीना मस्जिद संगमरमर से बनी मस्जिद है। दीवाने खास आगरा में है। 1637 ईस्वी में निर्मित यह इमारत सर्वाधिक अलंकृत है। दीवाने खास। अगला है जामा मस्जिद आगरा में शाहजहां द्वारा। इसे जहां आरा ने बनवाया। इसे साहसी विधान की सुंदर कृति कहा गया है। अगली इमारत है शाहजहानाबाद, दिल्ली में है। शाहजहां के समय शाहजहां ने अपने नाम पर दिल्ली में नया नगर यानी 7वां नगर बनवाया। इसका निर्माण 1638 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा यह 9 वर्षों में पूर्ण हुआ। कौन? शाहजहानाबाद का कार्यक्रम पूरा हुआ कितने वर्षों में? 9 वर्षों में। और ये दिल्ली में स्थित है। लाल किला ये भी दिल्ली में स्थित है। यह शाहजहानाबाद में बनवाई गई इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। औरंगजेब के काल में इसे किला ए मुबारक कहा जाता था। यह मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम किला था। इसमें दीवाने आम, मुमताज महल अथवा खास महल, रंग महल अथवा इम्तियाज महल आदि भवन स्थित हैं, बने हुए हैं। अगला है रंग महल। ये दिल्ली में है, लाल किले में स्थित है। यह भवन शाहजहां का निजी आवास था। इसकी छत चांदी से निर्मित थी तथा उस पर स्वर्ण अलंकरण भी किया गया था। रंग महल के मध्य से एक कृत्रिम या बनावटी नहर बहती थी, जिसे नहर ए बहिश्त कहते थे। अगला है जामा मस्जिद। ये दिल्ली में है और यह शाहजहां के काल में बनी। यह लाल किले के सामने एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह भारत की विशालतम मस्जिद है। इसके 3 गुंबद हैं, जिनमें मध्य गुंबद सबसे बड़ा है। जामा मस्जिद दिल्ली। यहाँ पर हम अब औरंगजेब द्वारा निर्मित इमारतों के विषय में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहली इमारत है मोती मस्जिद, दिल्ली में निर्मित ये बनाई गई है। यह लाल किला के भीतर स्थित है तथा संगमरमर से बनी है।
राबिया उद दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ये औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी का मकबरा है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसका स्थापत्य ताजमहल जैसा है, अतः इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। इसका निर्माण 1678 ईस्वी में हुआ था। बादशाही मस्जिद, इसका निर्माण भी औरंगजेब के काल में लाहौर नामक स्थान पर हुआ। इसका निर्माण 1674 ईस्वी में फिदाई खां की निगरानी में किया गया। गोलाकार बंगाली छत तथा फूले हुए गुंबद इसकी विशिष्टता है। अब हम मुगल कालीन प्रमुख रचनाएं देखेंगे, जिसमें रचना और उनके लेखक तथा उनकी विशिष्टता के विषय में कुछ तथ्य दिए गए हैं। जिसमें पहली रचना है तुजुके बाबरी। इसका लेखक था बाबर। विशिष्टता इसकी थी तुजुके बाबरी की, यह चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसमें भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन पर फसलें, जीवन स्तर, फसलें, मौसम आदि का वर्णन इसमें मिलता है। इसका तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद मिसेज बेवरिज ने भी किया है। मिसेज बेवरिज ने किया है तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद इसका, तुजुके बाबरी का। अगली है पुस्तक तारीखे रसीदी। इसका लेखक था मिर्जा हैदर दोगलत। फारसी भाषा का ग्रंथ है ये, जिसमें तुर्कों का इतिहास तथा हुमायूं काल का वर्णन इसमें मिलता है तारीखे रसीदी में। अगला है तज़किरा उल वाक़ियात। इसका लेखक था जौहर आफ्ताबची। तज़किरा उल वाक़ियात, हुमायूं के जीवन का सबसे विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। हुमायूं नामा, इसको लिखा है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के इस ग्रंथ के एक खंड में बाबर तथा दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है। इसमें लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोधी की मां द्वारा दिए गए जहर के कारण हुई थी। अगली पुस्तक है वाक़ियात ए मुस्ताकी। रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने इसको लिखा है। हुमायूं काल में लिखित इसमें लोधी एवं सूर काल का वर्णन देखने को मिलता है। अगला है नफाइसुल मासिर। मीर अलाउद्दौला कजवीनी के द्वारा ये लिखी गई है। कौन सी? नफाइसुल मासिर। अकबर के काल की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, जिसमें 1565 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। अगली पुस्तक है अकबरनामा। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये पुस्तक 1591 ईस्वी से 1598 ईस्वी के दौरान लिखी गई। ये 3 जिल्दों में बटी है। इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी कहलाती है, जो स्वयं 5 भागों में बटी हुई है। 5वें भाग में अबुल फजल की जीवनी है। यह पुस्तक अकबर कालीन शासन प्रणाली तथा आर्थिक जीवन संबंधी सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है, सोर्सेज है। अगला है मुंतखाब उल तवारीख। इसको लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ये अकबर के राज्यकाल का पहला क्रमबद्ध इतिहास है। यह 1590 ईस्वी में प्रारंभ होकर जहांगीर के काल में पूरी हुई। मुंतखाबुल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा। यह अकबर के राज्यकाल का पहला क्रमबद्ध इतिहास है। ये 1590 ईस्वी में प्रारंभ होकर जहांगीर काल में पूरी हुई। इसे हिंदुस्तान का आम इतिहास माना जाता है। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था तथा उसने अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की सूची तैयार की थी। तबकाते अकबरी। इसको लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। निजामुद्दीन अहमद सेना में मीर बख्शी था। एक पद होता था मीर बख्शी का, तो ये निजामुद्दीन अहमद सेना में मीर बख्शी था। तारीख़े अकबरी इसकी रचना है। इसको तारीख़े निजामी भी कहते हैं। अगली रचना है अकबरनामा। इसको लिखा है फैजी सरहिंदी ने। तारीख़े अल्फी मौलाना मोहम्मद तथा अन्य कुछ लेखकों के द्वारा ये लिखी गई है। इसकी विशेषता है अकबर के आदेश की रचना इसमें की गई है। महासिर ए रहीमी अब्दुल बाकी के द्वारा लिखी गई है। तारीख़े हकीकी अब्दुल हक देहलवी के द्वारा अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना इसमें देखने को मिलती है तारीख़े हकीकी में। अगली पुस्तक है तारीख़े सलातीन ए अफ़गाना। इसको लिखा है अहमद यादगार ने। तारीख़े फरिश्ता मोहम्मद कासम हिंदू शाह के द्वारा लिखी गई।
तुजुके जहांगीरी, ये खुद जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। यह जहांगीर की आत्मकथा है। इसका प्रारंभ जहांगीर ने किया, परंतु बाद में मोतमिद खां ने इस पर काम किया तथा अंततः मोहम्मद हादी ने इसे पूरा किया। यह फारसी भाषा में लिखित पुस्तक है। अगला है इकबाल नामा ए जहांगीरी, मोतमिद खां बख्शी के द्वारा लिखी गई रचना है और इसमें जहांगीर कालीन विद्वानों की सूची मिलती है। अगली पुस्तक है महासिर ए जहांगीरी, ख्वाजा कामगार के द्वारा लिखी गई इतिहास विषयक एक ग्रंथ है। अगला है इंतखाब ए जहांगीरी, शेख अब्दुल वहाब के द्वारा लिखी गई यह इतिहास विषयक ग्रंथ ये भी है। मकज्जम ए अफगानी, ये नियामतुल्लाह के द्वारा लिखी गई। पादशाह नामा मोहम्मद अमीन कजवीनी के द्वारा और शाहजहां के काल में लिखी गई इतिहास की पुस्तक है। कजवीनी शाहजहां काल का पहला सरकारी इतिहासकार था। लाहौरी पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, लाहौरी शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। पादशाह नामा 3 पुस्तकें थीं पादशाह नामा की, जिसमें एक के लेखक थे मोहम्मद सादिक। इतिहास विषयक ग्रंथ तीनों थे और शाहजहां नामा इनायत खां के द्वारा लिखी गई इतिहास विषयक ग्रंथ थी। अगला है अमल ए सालेह, मोहम्मद सालेह के द्वारा लिखी गई इतिहास विषय ग्रंथ है। अगला है रुक्काते आलमगीरी, ये पुस्तक औरंगजेब के द्वारा रची गई। यह औरंगजेब द्वारा लिखे पत्रों का संकलन है। रुक्काते आलमगीरी। मुंतखब उल लुबाब, खफी खां के द्वारा, यह पुस्तक खफी खां ने छिपकर लिखी क्योंकि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। मुंतखब उल लुबाब खफी खां के द्वारा लिखी गई रचना है। नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन कायस्थ ने लिखी थी इस पुस्तक को। इससे दक्कन में मुगल गतिविधियों की सूचना मिलती है। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये इतिहास विषय के बारे में जानकारी देती है। खुलासत उल तवारीख सुजान राय के द्वारा लिखी गई इतिहास विषय ग्रंथ है। अगला है मुआसिर ए आलमगीरी, साकी मुस्ताद खां के द्वारा इसकी रचना की गई। इसको जदुनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। अगली पुस्तक है फतवाए आलमगीरी, शेख निजामुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में इस्लामी कानून के विद्वानों द्वारा इसकी रचना की गई। इसको लिखा गया, इसको जदुनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। औरंगजेब के आदेश पर इस किताब को लिखा गया। ये भारत में इस्लामी कानून की सबसे बड़ा डाइजेस्ट एवं सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब हम देखेंगे मुगल कालीन साहित्य। मुगल काल में सांस्कृतिक विकास की समृद्ध परंपरा में साहित्य का भी खूब विकास हुआ। मुगल शासक परिष्कृत रुचि वाले शासक थे तथा उन्होंने साहित्य रचना को प्रोत्साहन दिया। मुगल काल में फारसी भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अकबर ने फारसी को राजभाषा बनाया तथा अन्य भाषाओं के विकास पर भी ध्यान दिया। आईने अकबरी में 59 कवियों का उल्लेख है, जिनमें फैजी सर्वश्रेष्ठ था। अकबर ने उसे मलिक उस सोअरा यानी कविराज की उपाधि से नवाजा था। मुल्ला गजली मसद्री अकबर के दरबार का राजकवि था। सर्वप्रथम उसे ही मलिक उस सोअरा की उपाधि मिली थी। फैयाजी ने तवासिरु सुब नामक दीवान लिखा। उसने नल व दमन की भी रचना की। फैयाजी कालांतर में फैयाजी नाम से रचना करने लगा। जहांगीर काल में तालिब आमूली राजकवि था। शाहजहां काल में अबू तालिब कलीम राजकवि था। उसने साकी नामा की रचना की। चंद्रभान ब्राह्मण ने चहार चमन की रचना की। यह शाहजहां काल का पहला हिंदू कवि था। औरंगजेब ने फारसी में न्याय और कानून की पुस्तक फतवाए आलमगीर की रचना करवाई। फतवाए आलमगीर की रचना करवाई किसने? औरंगजेब ने। मुगल काल में अनुवाद कार्य, विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद का कार्य भी व्यापक रूप से हुआ। अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग स्थापित करवाया। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्म नामा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अकबर के काल में बदायूनी ने रामायण का, टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्व वेद का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद नामा ए खिराद अफजा के नाम से किया।
हरिवंश का अनुवाद मौलाना शेरी ने किया। बदायूनी ने कथा सरित सागर का अनुवाद बहर अल असमार नाम से किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद अनवार ए सुहेली नाम से तथा कालिया दमन का यार ए दानिश नाम से किया। शाह मोहम्मद साहबादी ने राज तरंगिणी का अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना तथा पायंदा खान ने तुजुके बाबरी का अनुवाद किया। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर्रे अकबर अथवा सिर ए असरार नाम से किया। उसने भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का भी अनुवाद किया। यह सभी अनुवाद फारसी भाषा में किए गए थे। दारा सिकोह कादरी उपनाम से कविता लिखता था, जहां आरा ने मखफी उपनाम से रचनाएं की, जबकि औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दीवाने मखफी नामक दीवान व अन्य भाषाओं में साहित्य की रचना की। ये माखी उपनाम से रचना करती थी। यहाँ पर स्पेशल फैक्ट है, अकबर काल में जैन विद्वान पदम शंकर ने फारसी संस्कृत शब्दकोश फारसी प्रकाश नाम से तैयार किया। अकबर ने अल्लोपनिषद नाम से एक उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखवाया, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा करने के लिए लिखा गया। महेश ठाकुर ने संस्कृत में अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा। अकबर के समय ने फैजी, गिजाली और उर्फी फारसी के महत्वपूर्ण कवि हुए। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय अथवा कवि राय की उपाधि दी थी। बीरबल ब्रह्मा उपनाम से कविता लिखता था। अकबर काल में ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। शाहजहां के दरबारी कवि पंडित गंगाधर ने संस्कृत भाषा में रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना की। सूरदास ने जहांगीर के काल में सूर सागर की रचना की। इसी काल में उर्दू का भी विकास हुआ। उर्दू मूलतः दक्षिण भारत में विकसित हुई। मुगल बादशाहों में मुहम्मद शाह पहला शासक था जिसने उर्दू को आश्रय दिया। उसने दक्षिण के प्रसिद्ध उर्दू कवि शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में आमंत्रित भी किया था। अब हम मुगल काल में शिक्षा और उसकी व्यवस्था के विषय में समझेंगे। शिक्षा व्यवस्था। मुगल शासकों ने शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया। मुगल शासकों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक मदरसों की स्थापना की। तत्कालीन राजकीय शिक्षा व्यवस्था इस्लामी विचारधारा पर आधारित थी। मुगलों ने अकबर के काल से फारसी को राजभाषा के रूप में अपना लिया। बाबर के काल में सुहरत ए आम यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक प्रमुख कार्य शिक्षा संस्थानों का निर्माण था। हुमायूं ने पुराने किले के शेर मंडल में पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। उसकी पत्नी बेगा बेगम ने हुमायूं के मकबरे के पास कन्याओं के विद्यालय की स्थापना की। माहम अनगा ने दिल्ली में खैर उल मजलिस नामक विद्यालय की स्थापना की। आईने अकबरी एवं बदायूनी के विवरणों से ज्ञात होता है कि अकबर ने शिक्षा के विकास हेतु विशिष्ट प्रयास किए। उसने एक पाठ्यक्रम निर्धारित करवाया तथा संस्कृत पढ़ने वालों को आदेश दिया कि वे व्याकरण, न्याय, वेदांत तथा पतंजलि आदि की पुस्तकों का भी अध्ययन करें। उसने फतेहपुर सीकरी तथा आगरा में मदरसे की स्थापना की तथा फतेहपुर सीकरी में लड़कियों हेतु एक विद्यालय स्थापित किया। अबुल फजल ने एक मदरसा स्थापित किया जिसको मदरसा ए अबुल फजल के नाम से जाना जाता था। जहांगीर के आदेशानुसार यदि कोई अमीर बिना उत्तराधिकारी मरता था तो उसकी संपत्ति के एक अंश का उपयोग शिक्षा के विकास हेतु किया जाता था। शाहजहां ने भी मदरसों की स्थापना करवाई, जिसमें दर्र उल बका का निर्माण भी शामिल है। जहां आरा ने भी आगरा के जामा मस्जिद के पास एक मदरसा बनवाया। औरंगजेब ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इसी के काल में मदरसा ए रहीमिया की स्थापना की गई थी। मुगल काल में संगीत के विषय में समझेंगे। मुगल बादशाहों ने संगीत को प्रोत्साहन दिया। यद्यपि बाबर एवं हुमायूं ने संगीत को बढ़ावा दिया, परंतु संगीत को वास्तविक ऊंचाई अकबर के काल में मिली। अकबर के दरबार में 36 गायक थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध तानसेन एवं बाज बहादुर थे। तानसेन को अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। तानसेन ध्रुपद गायन में अद्वितीय था। तानसेन हरिदास का शिष्य रह चुका था तथा ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर का आश्रित भी रहा, जो कि संगीत प्रेमी एवं संगीत के पारखी व्यक्ति थे। मानसिंह ने ही रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि दी थी। तानसेन सूफी संत मोहम्मद गौस के प्रभाव से मुसलमान बन गया था। अकबर ने तानसेन को
कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने बाज बहादुर को 2000 का मनसब प्रदान किया था। अकबर स्वयं संगीत में पारंगत था। उसने मियाँ लाल अथवा लाल कुलवंत से संगीत की शिक्षा ली थी। अकबर ने नक्कारा बजाने में पारंगत प्राप्त किया था। संगीत में अत्यधिक रुचि होने के कारण अकबर स्वयं वृंदावन के स्वामी हरिदास की कुटिया में संगीत सुनने चला गया था, क्योंकि स्वामी हरिदास ने दरबार में आने से मना कर दिया था। अकबर के दरबार में संगीत विषयक ग्रंथ राग सागर की रचना हुई थी। बैजू बावरा, बाबा रामदास आदि अन्य प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। जहांगीर ने भी संगीत को प्रश्रय दिया। उसने गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी। परवेज दाद, हमजान, छत्र खान आदि जहांगीर के दरबार के संगीतज्ञ थे। शाहजहां संगीत प्रेमी एवं संगीत का मर्मज्ञ या उसके मर्म को जानने वाला था। वह स्वयं बहुत अच्छा गायक था। शाहजहां दरबारी गायकों खुशहाल खां एवं विश्राम खां द्वारा गाए गए राग टोड़ी गायन को सुनते हुए ऐसा मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने बिना पढ़े ही एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया तथा बाद में दोनों संगीतज्ञों को दंडित किया। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी। जगन्नाथ रामदास, सुखसेन, सूरसेन, दुरंग खां आदि उसके दरबार के प्रमुख गायक थे। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इस्लाम में संगीत पर प्रतिबंध है। फिर भी फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत विषयक सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के काल में ही लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। इसी के काल में फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके उसे औरंगजेब को समर्पित किया। औरंगजेब के आश्रित मिर्जा रोशन जमीर ने अहोवल रचित संगीत पारिजात का अनुवाद किया। उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह के काल यानी 1729 से 1748 ईस्वी के मध्य में संगीत का अत्यधिक विकास हुआ। मोहम्मद शाह स्वयं प्रसिद्ध गायक था। उसने रंगीला पिया उपनाम से ख्याल रचनाएं भी की थीं। इस काल तक मुगल दरबार में ध्रुपद के स्थान पर ख्याल गायकी सर्वाधिक लोकप्रिय हो गई थी। मोहम्मद शाह के दरबारी गायकों नेमत खां सदारंग तथा उसके भतीजे फिरोज खां अदारंग ने ख्याल को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे। लिप की त्रुटि है, वितरण की बजाय विवरण पढ़िए। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे। गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम या फिर जहां आरा बेगम या फिर जेबुन निसा बेगम। तो इसमें सही विकल्प होगा विकल्प ए गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में इनका मिलान करना है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3, 1, 2। हसन निजामी, ताजुल नासिर, ख्वांद मीर, इसकी रचना थी हुमायूं नामा, और मोहम्मद काजिन, इसकी रचना थी आलमगीर नामा, और भीमसेन, इसकी रचना का नाम था नुस्खा ए दिलकुशा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या सही हैं। मुगल चित्रकला का प्रारंभ जहांगीर काल में हुआ। दूसरा बिंदु है शाहजहां के काल के चित्र भावपूर्ण एवं सादगी से भरे हुए हैं। तीसरा बिंदु है औरंगजेब ने चित्रकला को प्रोत्साहन नहीं दिया। मुगल चित्रकारों ने यूरोपीय चित्रकारों से परिप्रेक्षण कला सीखी। इसमें कौन कौन से बिंदु सही हैं या गलत हैं ये बताना है। तो इसमें प्रश्न संख्या 3 में सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। तीसरा और चौथा बिंदु यहाँ पर सही दिया गया है। शेष पहला और दूसरा गलत है। तीसरा चौथा है क्या, औरंगजेब ने चित्रकला प्रोत्साहन नहीं दिया, तो ये सही है। मुगल चित्रकारों ने यूरोपीय चित्रकारों से परिप्रेक्षण कला भी सीखी थी, तो ये भी यहाँ पर सही है। मुगल चित्रकला की कलम तथा भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा, पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा या फिर काली घाट। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी काली घाट।
अगला प्रश्न है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके निर्देशन में हुआ था? अब्दुस समद के, मंसूर के, या फिर बसावन, या फिर निराकिन के निर्देशन में? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अब्दुस समद के। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के निर्देशन या डायरेक्शन में हुआ था। तो इसमें विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कथन ए, औरंगजेब ने दरबार संगीत पर पाबंदी लगा दी, कारण है इसका आर, औरंगजेब वीणा वादन में दक्ष था। तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही दिए गए हैं कि औरंगजेब ने दरबार संगीत पर पाबंदी लगा दी और औरंगजेब वीणा वादन में दक्ष था। तो ये दोनों कथन यहाँ कथन और कारण सही दिए गए हैं, किंतु कथन की विशेषता या स्पष्टीकरण नहीं करता इसका कारण जो आर दिया गया है, इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए रंगीला पिया। इसमें विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगीला पिया, मोहम्मद शाह, गुण समंदर, लाल खां अदारंग, फिरोज खां और सदारंग नेमत खां। ये इसका सही मिलान हो जाएगा। ये आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।